हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 88, और ये 25 फरवरी को आपको मिलेगी। बच्चों, इस वाली वर्कशीट में हमें 2 अनुच्छेद यानी स्रोत आधारित प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में सेक्शन सी है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, सेक्शन सी में हमारे 4 पैराग्राफ आएंगे। 4 बुक हैं हमारी एसएसटी में, तो चारों बुक में से एक एक पैराग्राफ आएगा। तो इस वाली वर्कशीट में आप देखेंगे तो ये जो पैराग्राफ है ये भारत में राष्ट्रवाद, और जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं और हम अपने जो स्रोत आधारित प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो भगत सिंह जो थे, जो एक क्रांतिकारी गतिविधियाँ उन्होंने की थी, और उन्होंने भारत में 1928 में जो दिल्ली स्थित फिरोजा कोटला मैदान है वहाँ पर इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी यानी ये जो एक आर्मी थी इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 1929 में उन्होंने भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था, जिसके दौरान उनको पकड़ लिया गया था और मात्र 23 साल की उम्र में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह को। यहाँ पर भगत सिंह की कुछ विचारधारा हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस पैराग्राफ को बच्चों आप पॉज करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या क्या बातें कही गई हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो पार्टी है उसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगत सिंह उन लोगों में से थे जिन्होंने देश के लिए अपने पूरा जीवन संघर्ष किया। ठीक है, और देश के लिए ही वे शहीद हो गए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही दिया था, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसका मतलब है कि क्रांति की जय हो। ये क्रांति के समर्थक थे, वह रूढ़िवादी सोच का विरोध करते थे। ठीक है, यानी कि भगत सिंह जो थे वो क्रांति को, अगर आप उनको लगता था कि हिंसा के जरिए अगर उनको आज़ादी मिलेगी तो वो हिंसा करने से चूकते नहीं थे, और वो रूढ़िवादी जो सोच थी उसका विरोध करते थे, साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे कि भगत सिंह ने क्यों कहा था कि बम और पिस्तौल से की उपासना नहीं करते। यानी कि भगत सिंह ने क्यों कहा था कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं। ये बम और पिस्तौल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि इन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि क्रांति के समर्थक थे। उनके अनुसार क्रांति एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, इसलिए साम्राज्यवादी ताकतों को हिलाने के लिए बम और पिस्तौल का सहारा लिया जाना चाहिए। यही समाज में क्रांति लाएंगे और वर्तमान जड़ता मूलक युग का अंत कर उसके स्थान पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व सामाजिक अन्याय पर आधारित एक नए युग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इनके अनुसार अगर समाज में क्रांति लाना चाहते हैं और ऐसे समाज में जहाँ पर साम्राज्यवादी ताकतें आपको बहुत शोषण कर रही हैं, तो उनको जो बहरे हो चुके हैं उनको सुनाने के लिए बम और पिस्तौल का सहारा लिया जाना चाहिए। अब अगला हमारा जो प्रश्न है गद्यांश का, कि उपरोक्त गद्यांश का सार जो है वो हमें अपने शब्दों में लिखना है। उपरोक्त गद्यांश में भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा को बताया गया है। भगत सिंह व उनके क्रांतिकारी साथी मनुष्य द्वारा, मनुष्य के और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण से मुक्त वर्गहीन समाज के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि क्रांति के बाद जो सरकार बनेगी उसका रूप एक प्रकार की सर्वहारा वर्ग की सर्वोच्चता का होगा। यानी कि वो चाहते थे कि जो भी क्रांति हो, क्रांति के बाद ज़रूर एक सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग का जो शासन है वो हो जाए, और वो पूरे इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए बम व पिस्तौल का सहारा लेना पसंद करते थे। उनको लगता था कि अगर इन चीज़ों से क्रांति संभव होती है या हमें इस शोषणकारी, दमनकारी व्यवस्था से अगर आज़ादी मिलेगी, तो वो इस चीज़ को भी करने में आगे थे। अब यहाँ पर अगला पैराग्राफ है, अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में सहायक हो सकते हैं। जो जर्मनी के एक अर्थशास्त्री थे, जो ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, उन्होंने एक अपने 1834 में एक आर्टिकल लिखा था। उसमें लिखा था उन्होंने कि जोल्वराइन जो था, जो जर्मनी में आया था, जो कि एक शुल्क संघ था,
जोल्वराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। यह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उससे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना की को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने की एकमात्र जरिया है। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, जोल्वराइन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो जोल्वराइन का उद्देश्य था, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला इसका प्रश्न होगा, उत्तर होगा जोल्वराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांध देना है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा जो है ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप आंसर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? तो जो फ्रेडरिक लिस्ट हैं वो जर्मनी के, यहाँ से आप उत्तर लगाएंगे, जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा है, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन बता रहा है, तो मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं की उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है, अर्थव्यवस्था जो है वो किसी भी देश के सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति को ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति, बंधुत्व, घरेलू उद्योग व राजनीतिक एकीकरण में बढ़ोतरी करता है। यानी कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, तो अगर आप अपने कई लोगों के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो अपने घरेलू जो लोग हैं उनके साथ अगर आप अर्थव्यवस्था कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, तो बंधुत्व या घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक स्थिति बेहतर होती है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती ही होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, अर्थव्यवस्था की वजह से किसी भी देश में एकीकरण की भावना जो है वो आगे बढ़ती है। सो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, ठीक है, वर्कशीट नंबर 88, ये 10th क्लास की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, प्रश्नों का उत्तर आपने देख लिया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स से बच्चों शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।